Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching our favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। और जब 100% कहा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 चैप्टर के बाद आपको किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेना है। मैग्नेट ब्रेन्स पर सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी ओलंपियाड और बहुत सारे फेमस राइटर्स के बुक का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको करवाया जाता है और 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी तरीके का पेमेंट आपको नहीं करना है, बस पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट। मेरे साइंस सब्जेक्ट में हमने बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो जो बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो समझ लें कि सारे वीडियोस चैप्टर 1 से लेकर के अभी जो चैप्टर चल रहा है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ठीक है। और इस चैप्टर 14 का भी हमने 2-3 टॉपिक कवर कर लिए हैं जो कि आपको अलग अलग वीडियो में दिखेगा। कैसे देखोगे? तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट है जिसके थ्रू आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। एक और तरीका है, वो कैसा है तो वो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूँ। तो आज का वीडियो का टॉपिक क्या है? इस वीडियो का टॉपिक है बैक टू द ओशन। अब किस चीज़ के ओशन में आने की बात की जा रही है? यहाँ पर बात कर रहे हैं हम वाटर की। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वाटर साइकिल ये बनता कैसे है, वाटर साइकिल होता क्या है। तो हमें ये बात समझ में आई कि जिस प्रोसेस से हमारी बारिश या रेन फॉर्म होती है उसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो साइकिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि बार बार पानी वेपर के फॉर्म में ऊपर जाता है, ऊपर जाकर के ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद बारिश होती है, फिर से ये कहा जाता है तो फिर से ये ओशियंस में या रिवर्स में या लैंड्स पर अलग अलग जगह पर गिरता है। तो ये जो साइकिल है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। अब वापस जो पानी आया है अगेन वो किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद वो ठंडा होगा। तो मतलब एवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, ये जो सारी प्रोसेस है पानी की वो लगातार चलती रहती है, ठीक है। इतनी बात समझ में हमें आ चुकी है। अब जब बारिश होती है तो ये जो पानी है ये अलग अलग जगह पर जाता है। तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि चलिए जो पानी बारिश के फॉर्म में ओशियंस में और रिवर में गया तो वो तो बात समझ में आती है कि वो वहाँ पर जाकर के स्टोर हो गया और फिर वेपर उसका आसानी से बन जाएगा। लेकिन जो पानी हमारा बर्फ़ के फॉर्म में स्टोर हो जाता है या फिर जो लैंड पर गिरता है, ट्रीज़ पर गिरता है, उस पानी का क्या होता है? तो चलिए इसकी कहानी समझते हैं बैक टू ओशन इस टॉपिक के साथ, ठीक है। So what happens to the water that rain and snow bring to different region of earth? ठीक है। अब उस वाटर का क्या होता है जो कि रेन या फिर स्नो के फॉर्म में हमारी अर्थ के डिफरेंट रीजन पे जाती है। अब डिफरेंट रीजन्स का मतलब क्या होता है? तो डिफरेंट रीजन्स का मतलब होता है कुछ आपकी सरफेस वाला एरिया, कुछ ऐसा एरिया जहाँ पर बड़े बड़े से माउंटेन हैं, कुछ ठंडी जगह जहाँ पर पानी बर्फ़ के फॉर्म में जम जाता है, कुछ गर्म जगह जहाँ पर पानी जो है वो डिसअपियर हो जाता है। तो ये सारी जगह पर पानी एक्चुअल में जाता कहाँ कहाँ है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट ऑल लैंड सर्फेसेस आर अबव द लेवल ऑफ ओशन, ठीक है। अब जितनी भी हमारी लैंड सरफेसेस हैं, ठीक है। अब लैंड सरफेस का मतलब समझते हैं ना आप लोग, मतलब जहाँ पर ज़मीन है, ठीक है। तो जितनी भी लैंड सर्फेसेस है, चाहे हमारी सरफेस की बात करें, चाहे हम पहाड़ों की बात करें, पर आपके माउंटेन्स की बात करें, ये सभी क्या है? ये सी के लेवल से सब ऊपर है। जो हमारा सी है ना वो नीचे है और हम सब थोड़े से ऊपर है। समझ में आई बात? मतलब कि जो सरफेस पर रहने वाले हैं वो सी लेवल से ऊपर रहते हैं, ठीक है। मतलब आप सिंपल सा समझ लो कि पानी जो है सी का वो नीचे की तरफ है, ठीक है। रिवर्स भी ऊपर है, आपके लेक्स भी ऊपर है, माउंटेन्स भी ऊपर हैं, बस ये जो आपका सी है वो थोड़ा नीचे की तरफ है, ठीक है। तो जितना भी पानी, अब जैसे मान लीजिए कि आप ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक है, आप बैठ करके पानी पी रहे हैं और नीचे आपका सरफेस है, आप बेड के ऊपर बैठे हुए हैं। अब पानी गिरता है आपके बेड पर, ठीक है। कुछ पानी तो उसके अंदर सोख ले, अगर आप जिसके ऊपर भी बैठे हैं तो मैट्रेस के अंदर वो पानी सोख लिया जाएगा, या फिर कुछ पानी क्या होता है बह करके कहाँ गिरता है? नीचे की तरफ। तो जब सारी चीज़ें सी के ऊपर की तरफ है, चाहे वो रिवर्स हो, चाहे लेक्स हो, चाहे सरफेस हो, तो उसमें जो भी पानी गिरेगा अगर वो बहता हुआ आएगा तो बह करके कहाँ जाएगा? सी में। तो जो भी पानी गिरता है वो अल्टीमेटली बह करके नदी, तालाबों सभी की मदद से ओशियंस तक पहुँच जाता है।
ठीक है। अब जैसे कि मैट्रिक्स में कुछ पानी सोख लिया कुछ पानी मैट्रिक्स ने, उसी तरीके से जब सरफेस पे पानी आता है तो सॉइल कुछ पानी को सोख लेती है, ठीक है। तो ये होता है बारिश के बाद। ये कहानी समझ गए कि जो भी पानी गिरेगा वो बह करके ओशियन तक ही जाएगा या फिर सॉइल उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। तो मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड स्नो सूनर और लेटर गोज बैक टू द ओशियन। तो जितना भी पानी लैंड पर या फिर रेन के फॉर्म में या स्नो के फॉर्म में गिरता है वो कभी ना कभी ओशियन तक पहुंच जाएगा। जैसे कि जो बर्फीले एरियाज हैं, ठीक है, जहाँ से जनरली नदी निकलती है, तो नदियाँ कैसे बहती है, जो बड़े बड़े पहाड़ों पर बर्फ़ जमा हुआ रहता है, जब वो पिघलता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो बर्फ़ पिघलता है, तो उसके पिघलने से वो पानी के फॉर्म में नीचे की तरफ गिरता है। जैसे कि आप गंगा नदी को देखोगे कि वो जनरली ऐसे ही बहती है, माउंटेन से आती हुई हमें नज़र आती है। तो इसमें क्या होता है, उस पानी का लेवल कैसे बढ़ता है, तो जो स्नो है वो गर्मियों के टाइम पर पिघल देगी और पिघलते हुए उस पानी के साथ में नीचे की तरफ आ जाती है, ठीक है। तो मतलब कि आपका जो पानी है चाहे वो स्नो के फॉर्म में हो, वो अल्टीमेटली रिवर के थ्रू बहेगा और फिर ये रिवर्स जा कर के कहाँ मिलती है, तो क्योंकि भाई कोई भी चीज़ अगर ऐसे बह रही है तो वो नीचे ही जाएगी, तो इसलिए ओशियन क्योंकि हमारे से नीचे की तरफ है, इसलिए सारा का सारा पानी जो है वो ओशियन पर चला जाता है, ठीक है। सो दिस हैपन्स इन मैनी वेज। तो ये तो एक तरीका था, लेकिन ये जो पानी ओशियन तक पहुँचता है ये कई सारे तरीकों से होता है। Snow in the mountains melts into water. This water flows down the mountains in the form of streams and rivers. तो जैसा मैंने आपको बताया कि माउंटेन में जो स्नो होती है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होती है, वो कन्वर्ट होती है पानी में, वाटर में, और ये जो पानी है वो माउंटेन की मदद से स्ट्रीम्स और रिवर्स से की तरह, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर बर्फ जमी है, जब टेम्परेचर बढ़ा तो ये पिघला और पिघल करके ये रिवर की तरह, नदियों की तरह और स्ट्रीम्स की तरह नीचे की तरफ आता है और ओशन में जाकर के कभी ना कभी मिलता है। तो सम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन ऑल्सो फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे कि जितना पानी माउंटेन पर गिरता है सिर्फ वही रिवर के फॉर्म में आता है, तो ऐसा नहीं है। कुछ पानी जो कि लैंड के ऊपर भी गिरता है वो भी बह करके किस में मिल जाता है, रिवर्स में और स्ट्रीम्स में, ठीक है। तो जैसे आपने सुना होगा कि कुछ पहाड़ जो नदियां हैं वो पहाड़ों से निकलती है, कुछ नदियां जो हैं वो सरफेस पर ही है। तो वो क्यों है, क्योंकि रेन वाटर की मदद से वो भरती रहती हैं। और जो माउंटेन से आने वाली रिवर्स हैं वो किसकी मदद से भरती हैं, माउंटेन पर स्टोर बर्फ की वजह से, ठीक है। तो दोनों प्रकार से रेन जो है वो दोनों तरीके की नदियों को फिल करने का काम करती है। तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑन लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू अ सी और एन ओशन। अब आपने सुना होगा नर्मदा नदी के बारे में, ठीक है, कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलते हुए वो नदी आती है, ठीक है। और वो नदी कैसी है, क्या कोई माउंटेन से निकलती है, बेसिकली वहाँ पर बारिश के पानी से ही वो जो नदी है वो फिल होती है, ठीक है। जंगल से वो आती हुई आपको दिखाई देगी और ये कहाँ से कहाँ तक फैलती है, ठीक है, ओशन में जा करके मिलती है। मतलब इतना लॉन्ग ये एक रूट फॉलो करती है। तो रिवर्स जो होती हैं वो बड़े बड़े डिस्टेंसेस को, छोटे डिस्टेंसेस को, सब तरीके के डिस्टेंस की रिवर्स होती हैं, ठीक है। और ये जो कि कहाँ पर जाकर के मिलती है, अल्टीमेटली ये सारी की सारी सी और ओशियंस में जाकर के मिलती है। However, water of some rivers flows into lakes, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी नदियों का पानी ओशियन तक जाए। कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो छोटी नदियाँ होती हैं, उनका पानी लेक में भी जाकर के मिल जाता है, ठीक है। और लेक क्या होते हैं, लेक्स ऐसी चीज़ होती है जिनका पानी कहीं जाकर के नहीं गिरेगा, ठीक है, ओशियन तक नहीं जाता है। ये एक लिमिटेड सिटीज़ में या लिमिटेड स्टेट तक फैला हुआ होता है, ठीक है। तो कई नदियाँ हैं, जैसे कि अगर हम आपको एग्जाम्पल बताएं एमपी में बहने वाली कोलार नदी की, तो वो आपको कहाँ मिलेगी, लेक में जाकर के या डैम्स में जाकर के वो मिल जाती है, लेकिन वो ओशियन तक नहीं जाती। तो मतलब क्योंकि हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार की नदियाँ हैं, अलग अलग टाइप्स की रिवर्स हैं, कुछ बहुत बड़ी हैं, कुछ छोटी छोटी रिवर्स हैं। तो छोटी रिवर्स तो आसपास के लेक में, डैम में जाकर के मिल जाती हैं, और जो बड़ी बड़ी सी रिवर्स हैं, जो बड़ी हैं, जैसे गंगा है, नर्मदा है, ये सभी जाकर के आपके समुद्र में या ओशियन में जाकर के मिलती है, ठीक है। तो ये जो अब हम यहाँ से ये समझ रहे थे कि रेन का जो पानी आता है वो आपके दोनों तरीके की नदियों को भरने में मदद करता है, पहाड़ों से निकलने वाली हो चाहे हमारी ज़मीनी तौर पर जो नदियाँ बहती हैं वो हो, ठीक है, लैंड पर बहने वाली नदियाँ हो।
तो द रेन वाटर ऑल्सो फिल्स अप द लेक्स एंड द पॉन्ड्स, ठीक है। अब भाई लेक में अगर पॉन्ड में अगर कोई रिवर आकर के नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी लेक वाटर जो होता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो आप क्या देखते हो कि उसका जो लेवल है वो ऊपर उठ गया है। ऊपर क्यों उठ गया है? क्योंकि उसमें पानी भर गया है। तो रेन का जो पानी है वो लेक और पॉन्ड्स इन दोनों को भी भरने का काम करता है। अ पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्राउंड एंड सीम्स टू डिसअपियर इन द सॉइल, ठीक है। अब कुछ पानी जो है वो हमारे ग्राउंड पर गिरता है। अब आप देखते होंगे कि आपके छोटा सा एग्जाम्पल अपन लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए, कि जैसे आपके गार्डन में पानी गिरता है, तो पानी गिरा और वो सोख जाता है, वो गायब हो जाता है, तो वो कहाँ डिसअपियर हो गया? तो सॉइल क्या करती है? उसे एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे नीचे पहुंचाती है, ठीक है। अब अगर बारिश बहुत तेजी से होती है तो क्या होता है? पानी बह जाता है और सॉइल उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। लेकिन अगर धीरे धीरे बारिश हो रही है तो वो धीरे धीरे सोख करते करते आपके ग्राउंड लेवल के पानी को क्या करेगी? बढ़ाती है। लेकिन सॉइल के साथ में दिक्कत क्या होती है कि पानी की अगर ज़्यादा बड़ी बड़ी बूंदें आई तो वो सॉइल भी उस पानी के साथ में बहने लगती है और जो सोख करने का काम है वो नहीं कर पाती, ठीक है। अब जैसे कि फोम के छोटे छोटे से टुकड़े हैं, आप अगर उसमें पानी डालोगे तो क्या होगा? वो भी बह जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक बड़ा सा फोम है, एक बड़ा सा मैट्रेस है, आप उस पर पानी डालोगे तो क्या होगा? वो धीरे धीरे अंदर की तरफ उसको सोख लेगा, छोटे छोटे टुकड़े तो बह गए। तो सॉइल के साथ भी ऐसे ही होता है कि जो सॉइल है अकेली अगर है तो बारिश होगी तो मिट्टी भी साथ में बह जाती है। वहीं अगर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बड़े बड़े ट्रीज लगे हुए हैं, तो क्या होगा? पानी किसके ऊपर गिरेगा? पेड़ पौधों के ऊपर। और जब वो जमीन पर या सरफेस पे गिरेगा तो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत फोर्स से पानी अगर आता है तो सॉइल तो अपनी जगह से हिल जाती है, उचक जाती है। देखा होगा जैसे आपने कभी गमले में अगर ऊपर से पानी डालते हो तो क्या होता है? मिट्टी इधर उधर गिरती है कि नहीं? उसी तरीके से जो बारिश का पानी होता है, अगर वो बहुत तेजी से आ रहा है तो सॉइल भी उसके साथ बह जाएगी। लेकिन अगर पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो उस पेड़ के थ्रू धीरे धीरे वो नीचे आएगा और पानी सॉइल प्लस पेड़ की रूट्स के साथ में, उसकी जड़ों के साथ में आपके सरफेस के नीचे की तरफ ड्रॉप बाय ड्रॉप चला जाता है और फिर किसके लेवल को बढ़ाता है? ग्राउंड वाटर के लेवल को, ठीक है। तो जो बारिश का पानी है इस तरह से सरफेस पर या सॉइल पर चला जाता है। तो सम ऑफ दिस वाटर इज ब्रॉक्ड बैक टू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। अब जो पानी सरफेस पे गिरता है उसका कुछ पार्ट तो आपके ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाता है और कुछ पानी जो ऊपर ही रहता है, जो सोख नहीं होता, वो धीरे धीरे एवोपरेट हो जाता है या फिर ट्रांसपिरेशन की मदद से पत्तियों के ऊपर जो पानी आता है तो वो ट्रांसपिरेशन की मदद से भी ऊपर एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है। अब आपने देखा होगा सड़कों में गड्ढे होते हैं। अब सड़क में क्या होता है? कंक्रीट। अब कंक्रीट जो है वो पानी को सोखेगी नहीं, तो पानी कई बार उसमें आसपास भरा हुआ रहता है। लेकिन आप देखते हो कि बारिश के बाद 2-3 दिन में वो पानी गायब हो जाता है। क्यों गायब होता है? क्योंकि वही अगेन बात है कि सनलाइट अगर होगी तो वो एवोपरेट होगा, पानी वेपर के फॉर्म में बनता हुआ धीरे धीरे उड़ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो द रेस्ट सीप्स इनटू द ग्राउंड एंड मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर। तो ज्यादातर पानी जो होता है वो ग्राउंड वाटर के फॉर्म में अंदर की तरफ जाता है। बहुत कम पानी ही ऐसा होता है जो कि आपको यहाँ वहाँ पड़ा हुआ दिखता है। तो बारिश का पानी आप सोचिए कि इतना सारा पानी होता है, कुछ ही पानी आपको ऊपर दिखता है। कई बार रोड्स आपकी ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो ये सब क्यों ब्लॉक हो जाती है? क्योंकि अब हमारे सिटीज़ का डेवलपमेंट हमने कर लिया है, रोड्स ही रोड्स बना दी है, कहीं पर भी हमने सॉइल को, ट्रीज को खुला हुआ नहीं छोड़ा है। तो जो पानी अगर आएगा तो वो पेड़ पौधे अच्छी तरीके से सोख करके नीचे पहुंचाएंगे। बट अब आपने ज़मीन ही नहीं छोड़ी, सरफेस ही नहीं है, सॉइल ही नहीं है, तो फिर कैसे पानी आएगा? इसीलिए क्या होता है कि बारिश के टाइम पर आपको रोड के ऊपर पानी फ्लोट करता हुआ दिखता है, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर हमने एक पूरा साइकिल बनाया हुआ है, वाटर साइकिल, कि कैसे ये जो पानी है वो बारिश के फॉर्म में ऊपर जाता है और कैसे बैक टू ओशियन, कैसे वापस ओशियन में आता है। चलिए इस बात को समझते हैं। अब अभी तक तो मैंने आपको बता दिया कि जो आपका रिवर्स का पानी होता है वो आपके ओशन में जा करके चला जाता है या फिर आसपास ओशन के जितना भी एरियाज है वहाँ का पानी धीरे धीरे स्लाइड करता हुआ ओशन तक पहुंचेगा। क्या ग्राउंड वाटर भी पहुंचता है? तो दी हाँ, ये जो आपका ग्राउंड वाटर है जो कि आपके ओशन के नियर अबाउट होता है वो भी किससे जुड़ा हुआ होता है, वो भी किससे कनेक्टेड होता है? तो वो भी हमारे ओशियन से कनेक्टेड होता है। तो कुछ ना कुछ पानी जो है ग्राउंड का वो ओशियन में भी जाता है, ठीक है। चलो,
इतनी बात अब हम समझ चुके हैं। अब बारी आती है कि हम एक पूरा ओवरव्यू ले लें कि कैसे वाटर साइकिल में पानी बनता है और कैसे ये रिटर्न होता है। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे अपन स्टार्टिंग से चलते हैं। हम यहाँ से कहानी शुरू करेंगे कि पानी है ओशियन में। ठीक है, अब यहाँ पे ओशियन में पानी है। ओशियन का पानी कैसा है? सॉल्टी। ठीक है, तो ये सॉल्टी वाटर जब गर्म होता है या फिर हीटअप होता है तो किस में कन्वर्ट होता है? वेपर में। ठीक है, अब वेपर में पूरा सॉल्टी वाटर कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, वेपर में कौन कन्वर्ट होता है? वाटर। ठीक है, और ये जो आपका सॉल्ट है वो वहीं रह जाता है, तो वेपर प्लस सॉल्ट बनता है सॉल्ट रिमेन इन ओशियन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका सॉल्टी वाटर है जब वो वेपराइज्ड होता है, एवापोरेशन इसमें होता है। एवापोरेशन का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब पानी जो है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं आप? एवापोरेशन कहते हैं। ये एवापोरेशन किसकी मदद से हो रहा है? तो ये हमारे प्यारे से सन की मदद से हो रहा है। ठीक है, सन की हीट एनर्जी इस पे लगती है तो जो पानी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैडम ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो बारिश में हमें खारा पानी क्यों नहीं मिलता? तो आपको एक एक्टिविटी याद दिला दूँ। अगर आपने पानी के घोल में, पानी में अगर आपने नमक को मिला करके गर्म किया, ठीक है, तो क्या होता है? बहुत गर्म करने के बाद पानी का नमक नीचे रह जाता है और पानी जो है वो गायब हो जाता है, क्योंकि पानी कैसे कहाँ चला जाता है? वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है। तो इस प्रोसेस में यही होता है, जब ओशियन का पानी एवोपरेट होता है तो इस कंडीशन में ओशियन का पानी प्लस सॉल्ट अलग हो जाएगा, पानी वेपर के फॉर्म में ऊपर जाएगा और जो सॉल्ट है वो नीचे रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। तो यहाँ पे एवोपरेशन हो गया, ये पानी वेपर में बदल गया। अब क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा आप सरफेस के ऊपर जाते हो उतना ज़्यादा आपका जो एयर है वो ठंडी रहती है, नीचे की एयर गर्म रहती है, क्योंकि सरफेस आपका जैसे ही सनलाइट आती है तो जल्दी गर्म हो जाता है। तो सरफेस के गर्म होने के कारण नीचे की हवा गर्म रहती है और ऊपर जैसे जैसे आप जाते जाओगे तो ठंडी हवा होती है। तो जब ये पानी ऊपर पहुंचता है, ठीक है, जो कि किसके फॉर्म में है? जो कि एक वेपर के फॉर्म में है। ठीक है, तो ऊपर जाकर के क्या होता है? ऊपर जाकर के ये कोल्ड डाउन होता है। ठीक है, कोल्ड डाउन होने से क्या होगा? ये वापस से पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है। तो वेपर बना और वापस से किस में कन्वर्ट हो गया? ड्रॉप में। ठीक है, अब 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, बहुत सारा पानी ऊपर जाता है तो सारी ड्रॉप फिर क्या होती है? एक बड़ा सा ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, सारा पानी एक साथ मिल जाता है। तो जो आपको क्लाउड दिखते हैं ना, वो क्लाउड एक्चुअल में क्या है? क्लाउड एक्चुअल में पानी की एक बहुत बड़ी सी बूंद है जो कि आपको हवा में लहराती हुई, उड़ती हुई दिखाई देती है, जिसको आप क्लाउड्स कहते हो। ठीक है, तो ये बारिश में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं? तो जब ये क्लाउड, ठीक है, अब क्लाउड कैसे बना समझ गए ना? जब वेपर किस में कन्वर्ट हुआ? वापस ऊपर गया तो ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद ड्रॉप में कन्वर्ट होता है। कैसे समझोगे कि ठंडा होने के बाद ड्रॉप में कन्वर्ट होता है? आप पानी गर्म करते हो, पानी गर्म करने के बाद आप उसको ऊपर से ढक देते हो। ढकने के टाइम पर जो ऊपर का ढक्कन होता है या कैप होता है उस पर आपको पानी की बूंद दिखती है कि नहीं? अब आप सोचते होंगे कि पानी तो काफ़ी नीचे है, ऊपर पानी की बूंद कैसे दिख रही है? तो गर्म पानी में जो पानी वेपर के फॉर्म में ऊपर उड़ रहा था ना, वो ढक्कन से टकरा करके ठंडा हो जाता है। ठंडा होने से वापस से वो पानी की ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट पर बारिश का कॉन्सेप्ट है कि जब ज़मीन से पानी गर्म होके वेपर के फॉर्म में ऊपर जाएगा, ऊपर जा करके क्या होगा? ठंडा होने के बाद सारी बूंदें अलग अलग क्लाउड में बन जाती हैं। क्लाउड में बन जाने का मतलब सब एक दूसरे से जुड़ती जाती हैं और एक इतना बड़ा पानी का ड्रॉप बन जाता है, जो कि हम जिसको हम बादल कहते हैं या फिर क्लाउड कहते हैं। और जब उसका बहुत वजन भारी हो जाता है, जब ये वेट इसका बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ये क्लाउड बहुत हैवी हो जाता है, तो उस कंडीशन में फिर वो वहाँ से टूट करके बूंद नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाती है इन फॉर्म ऑफ रेन। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब जो रेन का पानी है वो कहाँ कहाँ जाएगा? रेन का पानी पहाड़ों पर जाएगा, ज़मीन पर जाएगा, ठीक है, या रिवर्स में जाएगा, लेक्स में जाएगा। तो जो पानी लेक और रिवर में जा रहा है वो कहाँ रहेगा? लेक में रहेगा। और इन लेक की मदद से हमारे ग्राउंड वाटर को, इसके आसपास जो ग्राउंड है उस पर
चला जाता है। अब कुछ पानी आपके ट्रीज पर, लैंड्स पर जाता है, तो उनका क्या होता है, तो ट्री क्या करती है, धीरे धीरे इस पानी को क्या करेगी, नीचे की तरफ लेकर के आती हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप। सरफेस पे आने वाला पानी भी नीचे की तरफ आता है। लेक और रिवर में आने वाला पानी कहाँ जाता है, लेक और रिवर से होता हुआ ओशन में जाता है। बड़े बड़े पहाड़ों पे जो पानी जाता है वो बर्फ के फॉर्म में जम जाता है, और फिर ये पानी धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो नदी के फॉर्म में, ठीक है, रिवर के फॉर्म में क्या होता है, रिवर के फॉर्म में ये वापस से आपके शहरों तक, आपके कंट्री तक होता हुआ ओशन में पहुंचता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस हमारी वाटर साइकिल की प्रोसेस होती है जो कि कंटिन्यूसली चलती रहती है, और इसी वजह से रेन होती है। और रेन का पानी कैसे हमारी ओशन तक पहुंचता है या ग्राउंड में पहुंचता है, इस बारे में भी अब आप जान चुके हैं। क्लियर है? सो ओपन वेल्स आर फेड बाय ग्राउंड वाटर, है ना। अब आप, अभी तक हमने सारी कहानी समझ ली। अब बारी आती है कि जो वेल्स हैं, ट्यूब वेल्स है, ठीक है, या हैंड पंप्स हैं, इनमें पानी कैसे आता है। तो ये आपके जो भी वेल्स हैं या ट्यूब वेल्स हैं, इसे आप कैसे लगाते हो, तो एक्चुअल में इनमें नीचे एक इतना डीप गहरा सा गड्ढा किया जाता है, ठीक है, इसे डिग किया जाता है नीचे तक। नीचे तक क्यों किया जाता है, क्योंकि जो ज़मीन के अंदर पानी भर गया है उसको ऊपर लाने के लिए, ठीक है। तो इसमें एक ऐसा मैकेनिज्म होता है कि ऊपर से आप फोर्स दोगे तो पानी पर पंप की तरह उस पर प्रेशर पड़ेगा और पानी फिर ऊपर आएगा। जैसे कि आप क्या करते हो, आप पिचकारी में पानी भरते हो, ठीक है, तो आप उसको ऐसे खींचते हो और जब आप उसको ऐसे धक्का देते हो तो पानी बाहर आता है। उसी हिसाब से जो आपके हैंड पंप्स हैं ये प्रेशर के साथ में पानी को ऊपर की तरफ खींचने का काम करते हैं, ठीक है। तो ओपन वेल्स आर फेड बाय ग्राउंड वाटर। जितने भी आपके कुएं होते हैं वो ग्राउंड वाटर से भरते हैं। अब जैसे कुएं की खुदाई करते हो तो खुदाई करते हो तो मतलब क्या करते हो, सरफेस को नीचे तक आप खोदते हो, ठीक है, तो उससे आपका जो वेल है वो बन जाता है और नीचे का पानी जो है वो धीरे 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 रिसता हुआ कुएं तक पहुंचता है। समझ में आया कि कुएं में पानी कैसे आता है। तो हमारी धरती के अंदर, हमारे ग्राउंड के अंदर पानी स्टोर्ड है ना। अब मान लीजिए कि ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पर है पानी, ठीक है, जो कि भरा हुआ है। अब आपने क्या किया, आपको पता चला कि यार यहाँ कहीं पानी है, तो आपने यहाँ पे कुआं खोदना चालू किया। कुआं खोदते गए तो आप कहाँ पहुँच जाओगे खोदते खोदते, पानी के इस लेवल पर। तो ये जो पानी है फिर वो बह कर के कहाँ आएगा, आपके इस कुएं में आ जाएगा, जिसको टाइम बाय टाइम आप यहाँ से यूज़ कर पाओगे। आई बात समझ में। तो इस तरह से जो आपके वेल्स हैं या हैंड पंप्स हैं इनको पानी मिलता है। तो ग्राउंड वाटर इज द सोर्स ऑफ मैनी लेक्स एंड वेल एज वेल, ठीक है। तो भाई बहुत सारे आपके जो लेक हैं उनको भी जो ग्राउंड वाटर है वो पानी देता है। अब लेक कैसे बनता है, तो लेक एक्चुअल में ना ये कुछ नेचुरल होते हैं और किसी किसी को बनाया जाता है। जैसे भोपाल शहर का जो लेक है उसके बारे में कहा जाता है कि उसको बनाया गया, उसकी खुदाई की गई थी। तो खुदाई की गई होगी तो अगेन क्या किया गया होगा, ग्राउंड वाटर तक पानी को लेकर के आ गए होंगे और जो ग्राउंड का पानी था वो उसमें बहता रहा होगा, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज़ ड्रॉन बाय अ हैंड पम्प और अ ट्यूबवेल। इस ग्राउंड वाटर को हम लेक में तो भर ही सकते हैं, लेक इसकी मदद से मतलब भर जाते हैं। साथ ही साथ इस ग्राउंड वाटर को हम हैंड पंप या ट्यूबवेल इन दोनों की मदद से बाहर निकाल सकते हैं। The more hand pumps or tube wells that are used in an area, the deeper we need to dig to find this groundwater. ठीक है, अब क्या होगा जरा ध्यान से समझो फिर से। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जितने ज़्यादा हैंड पंप्स और ट्यूबवेल्स किसी एक एरिया के अंदर होते हैं उतना ज़्यादा हमें उसको क्या करना पड़ता है, गहरा खुदाई करना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो आपका ग्राउंड है ना, अब इतना बड़ा सा ग्राउंड है भाई, छोटा सा तो आपका ग्राउंड होता नहीं है ना, मतलब आपके जो सरफेस एरिया है, ठीक है, वो तो बहुत बड़ा है, चारों तरफ बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। अब इसमें पानी मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, इतने लेवल पर, और नीचे भी पानी है और इधर भी पानी है। अब किसी ने क्या किया, हैंड पंप लगाया। तो सबसे पहले इंसान ने कहाँ तक की खुदाई करी, यहाँ तक की खुदाई करी, ठीक है। तो यहाँ तक जितना भी पानी था वो चला गया। अब इतना पानी एक हैंड पंप ने, दो हैंड पंप ने, तीन हैंड पंप ने यूज़ कर लिया, ठीक है। तो इतना पानी जो है ये इन हैंड पंप्स की मदद से सोख लिया जा रहा है, कवर कर लिया जा रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक। अब कोई थर्ड पर्सन आया, ठीक है, अब थर्ड पर्सन ने भी खुदाई करी।
अब उसने जब अपना जो हैंडपम्प है वो इतना गहरा खोदा तो पानी आ ही नहीं रहा, क्योंकि क्या हुआ है, बाकी के लोगों ने जो उससे पहले खुदाई कर ली थी उन तक पानी पहुंच गया। तो उसको किसी ने बोला कि नीचे तक खोदो, वहाँ से आपको पानी मिल जाएगा। तो उसको नीचे तक खुदाई करना पड़ी ताकि जो नीचे का पानी है वो उसे मिल जाए। ठीक है, इसी तरीके से और लोगों ने किया। ठीक है, इसने किया, एक और ने किया, तो इन सबको भाई पानी मिल रहा था। ठीक है, यहाँ तक पानी पहुँच गया जैसे तैसे। लेकिन अब इसके बाद वाले को करना होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, और गहरा खोदना पड़ेगा, तब जा करके उसको पानी मिलेगा। तो मतलब अगर किसी एरिया में बहुत सारे ट्यूबवेल्स हैं, बहुत सारे हैंडपम्प्स हैं, तो वहाँ पे पानी जो है वो थोड़ा सा कम आता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और अगर पानी और कभी कभी कम भी होने लगता है तो उस कंडीशन में क्या कहा जाता है कि और ज़्यादा डीप जाओ ग्राउंड के, तब जा करके पानी मिलेगा। ठीक है, तो ये ऐसा कहानी हो जाती है, ऐसा करना पड़ जाता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर भी एक लिमिटेड है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसका यूज़ करेंगे तो ख़त्म होना ही है। तो द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू द ओवर यूज इन द वरीसम। ठीक है, सो वरीसम मतलब कि बेसिकली क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर है आपका, अगर उसका ओवर यूज़ किया जाएगा तो ये एक थोड़ा सा आपके लिए कंसर्न का मैटर हो जाता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर भी लिमिटेड है ना। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप यूज़ करेंगे तो वो भी खत्म होने लग जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तो हमने कहानी समझ ली कि जब ग्राउंड वाटर के अंदर पानी रहता है तो वो हमें वेल से, लेक से या ट्यूबवेल्स की मदद से, हैंडपम्प्स की मदद से ऊपर मिल जाता है। अब कहानी ये होती है कि ये पानी अंदर कैसे जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि पानी को अंदर ले जाने में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं पेड़ और पौधे। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि नहीं, ज़रूरी नहीं है, हम तो पानी डालते हैं अगर सॉइल में तो वो नीचे चला जाता है। तो एक बार क्या हुआ कि जो पहेली है आपकी वो गई एक जगह पर, तो वो एक किस्सा आपके साथ, एक कंसर्न जो हुआ उसके साथ वो शेयर करना चाहती है। पहेली वॉन्ट्स टू शेयर अ कंसर्न विद यू। ठीक है, इन दोज एरिया वेयर द लैंड हैज़ अ लिटिल और नो वेजिटेशन। ठीक है, वेजिटेशन। ठीक, वेजिटेशन का मतलब क्या होता है, मतलब कि जहाँ पे वेजिटेबल्स ना लगते हो या फिर पेड़ पौधे ना लगते हो, है ना, ऐसी जगह पर वो गई। तो इन दोज एरिया वेयर द लैंड हैज़ अ लिटिल और नो वेजिटेशन द रेन वाटर फ्लोज अवे क्विकली, है ना। अब उसने देखा कि यार ऐसी जगह जहाँ पे बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं होते हैं, वहाँ पे जो पानी आता है वो जल्दी से बह जाता है। फ्लोइंग रेन वाटर ऑल्सो टेक द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल अवे विद इट, और साथ ही साथ ये जो ऊपर की लेयर होती है ये भी क्या होती है, पानी के साथ में बह जाती है। देयर आर फ्यू एरियाज वेयर मोस्ट ऑफ द लैंड इज कवर्ड विद द कॉन्क्रीट, और इसने ये भी देखा कि ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें कि कंक्रीट ऊपर की तरफ बिछा हुआ है। सो दिस रिड्यूसेस द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड विच अल्टीमेटली अफेक्ट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, अब कंक्रीट है तो कंक्रीट से तो पानी अंदर नहीं जाएगा। आपको भी पता है, आपकी सड़कों पे अगर आप पानी गिरता है तो वो बहता हुआ हमें नजर आता है या एक जगह स्टोर दिखेगा, लेकिन वो अंदर की तरफ नहीं जाता, क्योंकि कंक्रीट की मदद से पानी सॉइल में अब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम एरिया कंक्रीट का था, तो रेन वाटर अंदर आपकी सड़क पे नहीं मतलब धरती के अंदर या ग्राउंड के अंदर नहीं जा रहा था। सो वी नाउ know that water brought back to the surface of the earth by rain, hail or snow goes back to ocean। ठीक है, तो हमें ये बात समझ में आ गई है कि जो भी पानी आपका रेन, हेल या स्नो के फॉर्म में होता है वो ओशन में जाता है। ठीक है, thus water from the ocean and surface of the earth goes into as vapor, written as rain, hail or snow and finally goes back to the ocean. This circulation of water in this manner is known as the water cycle। तो मतलब इसे तो हम वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब वाटर साइकिल का जो पानी है वो ग्राउंड वाटर में अच्छे तरीके से कब जाएगा, तो इस पॉइंट से, इन सारे पॉइंट से हमें क्या बात क्लियर हुई, इन सारे पॉइंट से हमें एक बात क्लियर हुई कि जहाँ पर भी वेजिटेशन, मतलब कि जहाँ पर भी ट्रीज, पेड़ पौधे कम होते हैं वहाँ पे पानी ग्राउंड में अच्छे तरीके से नहीं जाता है। जैसे रेगिस्तानी एरिया, वहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है। तो क्यों कमी होती होगी, इसलिए कमी होती है क्योंकि जो पानी है, ठीक है, वो पेड़ पौधे की मदद से ही अच्छे तरीके से जा पाएगा। अब वहाँ पेड़ पौधे ही नहीं रहते तो वहाँ बारिश की कंडीशंस भी कैसी होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी जगह पर इसलिए हमें ग्राउंड का जो पानी है वो कम मिल पाता है। ठीक है, सो रेन वाटर
का पानी आपके ग्राउंड के लेवल को बढ़ा करके रखे, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्रीज़ लगाने चाहिए। क्लियर है? तो भाई यहाँ से हमने पूरी कहानी समझ ली कि जो भी पानी रेन के फॉर्म में आता है, हिल के फॉर्म में या स्नो के फॉर्म में आता है, वो सभी वापस से ओशन में जा कर के मिलता है। ठीक है? और जो ओशन का पानी होता है और जो पानी सरफेस के ऊपर होता है वो एयर में वेपर के फॉर्म में ऊपर की तरफ उड़ता है, वापस ऊपर जाएगा, ठंडा होता है, फिर नीचे आता है, फिर वेपर बनता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ठंडा होता है, फिर ऊपर जाएगा। ये कहानी जो है वो चलती रहती है और इस तरह से ये एक क्या होता है, ये सर्कुलेशन ऑफ वाटर जो है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं water cycle. So this circulation of water between ocean and the land is a continuous process. लैंड पर और जो ओशन में जो पानी का सर्कुलेशन होता जा रहा है वो कंटिन्यूस है एंड दिस मेंटेन द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड। और इसी की मदद से हमारे जो पानी है, ठीक है, जैसे कि हमने कहानी शुरू करी थी इस बात से कि आपके घर में पानी कहाँ से आता है, तो आपने बोला टैप वाटर से, किसी ने बोला रिवर्स से आता है, किसी ने बोला वेल से आता है, किसी ने बोला कि हमारे यहाँ हैंडपम्प लगा हुआ है। तो कहीं से भी आप पानी लें, लेकिन उसका अल्टीमेट सोर्स क्या है, उसका अल्टीमेट सोर्स है रेन। रेन की मदद से ही वो पानी आपके माउंटेन पे, रिवर्स पर, लेक पर, हैंडपम्प में आएगा, आपके ट्यूबवेल्स में आएगा, वेल्स में आएगा। तो ये सारा पानी जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपके रेन की मदद से ही आ रहा है। और ये जो रेन है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि होती ही रहती है और इस हिसाब से ये हमारे लैंड पर पानी को बढ़ा के रखती है। ठीक है भाई, यहाँ से हम समझ गए हैं वाटर साइकिल का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने क्या समझा कि भाई पानी जो है वो ओशन में वापस कैसे आता है। क्लियर है? तो हमने इस चैप्टर के बहुत सारे वीडियोस की वाटर साइकिल की स्टार्टिंग जो है वो ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट की हुई है, तो इसको देखने का एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश, मैथ्स या कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हो साइंस के साथ, तो कैसे पढ़ोगे, आप गूगल पर टाइप करिए magnetbrains.com और देन उसके बाद आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप कौन से कोर्स से हैं, आप हैं CBSE इंग्लिश मीडियम से, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। उस पर क्लिक करते साथ ही आपको देन बताना है कि आप किस क्लास से हैं। तो आप मान लीजिए कि क्लास 6 से हैं, तो क्लास 6 को सिलेक्ट कर लीजिए। इसमें आपको क्या सिलेक्ट करना है, देन एक फोल्डर जो कि होगा जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उसका। मान लीजिए आपको साइंस पढ़ना है तो साइंस पर वॉच नाउ कर दो। वॉच नाउ करते साथ ही किस तरह से आपको लिस्ट दिखेगी जिसमें चैप्टर 1 से लेकर के सारे चैप्टर लाइन से दिए हुए हैं। उस चैप्टर का एक एक टॉपिक अलग अलग दिया हुआ है, सॉल्यूशन अलग दिया हुआ है। जो भी पढ़ना है बस उस पर क्लिक कर दो। क्लिक करते साथ ही एक वीडियो इस तरह से ओपन हो जाता है जिसको स्टार्टिंग से एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे, आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ वीडियो को शेयर करिए। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को शेयर करिए उन सारे बच्चों के साथ जो कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सारे ही क्लासेस के लिए 100% फ्री ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबको बेनिफिट मिले और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जितना भी रिसेंट अपडेट है वो आप तक पहुंच जाए। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।